गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है सेल डिवीज़न। पिछले लेक्चर में अपन ने सेल एंड सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अपन ने चर्चा की। इसमें अपन सेल डिवीज़न के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेल डिवीज़न क्या है, जिसे अपन कोशिका विभाजन भी कहते हैं हिंदी में। तो कोशिका विभाजन आप लोगों ने पहली प्रीवियस कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन क्या है। तो विभाजन का मतलब ये है कि किसी भी कोशिका का बंटकर दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाएं बनाना, वो कोशिका विभाजन कहलाता है। किसी भी जीव का विकास युग्मकों से प्रारंभ होता है, उसके बाद निषेचन या दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा वह विकसित होकर एक बहुत बड़ा जीव बनाता है। तो कोशिका विभाजन की अपन ने पहले परिभाषा बताई कि किसी भी जनक कोशिका से दो या अधिक संतति कोशिकाएं जो परस्पर तथा जनन कोशिका के समान हो या कुछ आवश्यक लक्षणों में समान हो, वह प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार जो में बांटा गया है, उसका आधार है गुणसूत्रों की संख्या और उनके अंदर पाई जाने वाली समानता या भिन्नता। तो पहले बात करते हैं अपन समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका और पुत्री कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्थात जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य की तरह अगर 46 है तो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। इसमें जनक कोशिका और पुत्री कोशिकाएं आपस में तथा दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस में समान होती है। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसमें जनक कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। इसमें जनक कोशिका और पुत्री कोशिकाएं तथा पुत्री कोशिकाएं भी आपस में भिन्न भिन्न होती है। अर्थात समसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं आपस में समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं आपस में भिन्न भिन्न होती है। अर्थात इसमें विभिन्नता की उत्पत्ति होती है जो कि विकास के लिए सहायक है। अब इस स्लाइड में अपन चर्चा करते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो समसूत्री विभाजन में सभी अवस्थाओं को एक चक्र के रूप में शामिल किया गया है। उस चक्र का नाम है कोशिका चक्र, सेल साइकिल बोलते हैं जिसे। तो कोशिका चक्र किसी कोशिका की उत्पत्ति से लेकर उसके द्वारा पुत्री कोशिका बनने तक की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से जाना जाता है। अर्थात एक कोशिका का जन्म हुआ, वो बड़ी हुई, उसके बाद उसने तैयारी की, विभाजन हुआ और उससे पुत्री कोशिकाएं बनी। इसमें दो अवस्थाएं शामिल है। पहली है अंतरावस्था और दूसरी है एम अवस्था या विभाजन अवस्था। अंतरावस्था में विभाजन के लिए कोई भी कोशिका तैयारी करती है, इसलिए इसे तैयारी की अवस्था कहते हैं। इसे पुनः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था में, जिसे अपन रेस्टिंग फेज या विराम अवस्था प्रथम कहते हैं, इसमें कोशिका विश्राम करती है
इसके बाद दूसरी है एस अवस्था, सिंथेटिक स्टेज। इसमें मुख्यतः डीएनए का संश्लेषण होता है जो कि विभाजन के लिए आवश्यक होता है। तीसरी अवस्था है G2 अवस्था। ये भी एक रेस्टिंग फेज है जिसे विराम अवस्था द्वितीय नाम दिया गया है। इसके बाद जो अंतरावस्था के बाद दूसरी अवस्था है एम अवस्था। एम अवस्था को माइटोटिक फेज या इसे विभाजन की अवस्था कहते हैं, डिवाइडिंग फेज। इसमें कोशिका तैयारी करने के बाद 1 से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस स्लाइड में कोशिका चक्र को एक आरेख के द्वारा, एक सर्कल के द्वारा, एक चित्र के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे के क्रमानुसार व्यवस्थित रहती है। इसमें जो अधिकतम भाग या अधिकतम अवधि बताई गई है वो है अंतरावस्था की, जिसमें पहली है जीवन अवस्था, दूसरी एस अवस्था, तीसरी G2 अवस्था। ये तीनों मिलकर अंतरावस्था बनाती है। तो इस चार्ट में, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि इस वृत्त का जो 90% से अधिक भाग है वो अंतरावस्था के द्वारा घेरा गया है, G1, S और G2। और बहुत कम या बहुत ही अल्प अवधि की जो अवस्था है वो है M अवस्था या विभाजन अवस्था, जिसे 5 से 10% के रूप में इस सर्किल के अंदर दर्शाया गया है। अर्थात अंतरावस्था बहुत लंबी होती है जबकि डिवाइडिंग या एम फेज बहुत ही छोटी होती है। अब बात करते हैं अपन समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं की। समसूत्री विभाजन को आगे किन किन अवस्थाओं में बांटा गया है? तो समसूत्री विभाजन में जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो है 4 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमिक रूप से इस प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार अंतरावस्था में विभिन्न अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में होती है, उसी प्रकार समसूत्री विभाजन में भी चारों अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में उपस्थित होती है। पहली अवस्था है पूर्वावस्था, दूसरी मध्यावस्था, तीसरी पश्चावस्था और चौथी है अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इसी क्रम में कोशिका गुजरते हुए समसूत्री विभाजन करती है। इसमें सबसे पहली अवस्था की बात करते हैं पूर्वावस्था। तो पूर्वावस्था में क्या करती है कोशिका? विभाजन की तैयारी करने के बाद, अंतरावस्था के बाद पूर्वावस्था में एंट्री करती है। इसमें भी कुछ शेष रही तैयारियों को पूरा किया जाता है। इस अवस्था के प्रारंभ में गुणसूत्र पतले, तंतुमय या अकुंडलित संरचना के रूप में रहते हैं, जो धीरे धीरे कुंडलित, छोटे, अधिक सघन रूप में प्रकट होने लगते हैं। ये अवस्था सबसे अधिक लंबी अवस्था है। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अनुदैर्घ्य या खड़े रूप में विपाटित होता है, बंटता है, जिससे एक गुणसूत्र से 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं। इन्हीं क्रोमेटिडों को बाद में गुणसूत्र कहा जाता है। इस अवस्था के अंत में केंद्रक कला और केंद्रिक दोनों लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्वावस्था आगे अगली अवस्था में प्रवेश करती है। उस अवस्था का नाम है मध्यावस्था। मध्य नाम से स्पष्ट है, इसमें मध्य शब्द कोशिका की में स्थिति से लिया गया है। इस अवस्था में जो गुणसूत्र है वो कोशिका के केंद्र या मध्य भाग पर उपस्थित मध्यवर्ती पटलिका, जिसे मिडिल लेमिला बोलते हैं, उस पर व्यवस्थित होते हैं। इस कारण इसे नाम दिया गया मध्य पटलिका। अर्थात इसमें कोशिका के मध्य भाग में गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं। अब 2 तारक केंद्र दोनों विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें तरकु उपकरण बनते हैं। इस चित्र में सभी अवस्थाओं को बताया गया है कि कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में क्या क्या चेंजेस होता है। जैसे पहले चित्र के अंदर पूर्वावस्था की सबसे प्रारंभिक अवस्था है जिसमें तारक काय दिखाई दे रहा है। इसके बाद में
अर्ली, जिसको प्रोफेज या प्रारंभिक पूर्वावस्था बोलते हैं। इसके बाद लेट प्रोफेज या बाद की जो पूर्वावस्था है, इसमें गुणसूत्र काफ़ी मोटे दिखाई देते हैं, स्पष्ट और सघन हो जाते हैं, इनका संघनन बढ़ता जाता है। इसके बाद जो मध्यावस्था या मेटाफेज है, इसमें गुणसूत्र मध्य पटलिका पर आकर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद जो पश्चावस्था है, इसमें प्रत्येक गुणसूत्र का जो गुणसूत्र बिंदु है वो विपाटित होकर दो भाग बनाता है, जिससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद एनाफेज के अंदर विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद इसमें टेलोफेज अवस्था आती है, जहां पर गुणसूत्रों के प्रत्येक समुच्चय के चारों ओर केंद्रक कला और केंद्रिक पुनः प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत में एक गुणसूत्र से, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। अब अपन बात करते हैं पश्चावस्था की, कि पश्चावस्था में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो पश्चावस्था में जो गुणसूत्र है, प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु पर विपाटन होता है और विपाटन होने से दोनों एक गुणसूत्र बिंदु से दो गुणसूत्र बिंदु बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड फिर बाद में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदुओं में प्रतिकर्षण होता है, जबकि तर्कु तंतुओं में संकुचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप इनका विपरीत ध्रुवों की ओर गमन होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण करते हैं, जो जे आकार की, वी आकार की या आई आकार की हो सकती है। अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्र का आकृति का अध्ययन किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है, तो उसका उत्तर है आपका पश्चावस्था। अब लास्ट अवस्था है अंत्यावस्था, टेलोफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र का जो समुच्चय है, जो दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंचा है, उस समुच्चय के चारों ओर वापस केंद्रक कला प्रकट होने लगती है और केंद्रक कला बनने के बाद गुणसूत्रों के प्रत्येक समुच्चय के साथ एक केंद्रिक भी प्रकट होता है। तो केंद्रक कला और केंद्रिक का प्रकट होना अंत्यावस्था का एक प्रमुख लक्षण है। अब सारी अवस्थाओं विभाजन की सारी अवस्थाएं पूरी होने के बाद दो केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो दो भागों में विभाजित होता है और अंत में एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनाता है। तो केंद्रक विभाजन के बाद होने वाली जो अवस्था है वो है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन सामान्यतः दो विधियों से संपन्न हो सकता है। पहली विधि है कोशिका खांच विधि और दूसरी विधि है कोशिका पट्ट विधि। कोशिका खांच विधि प्रमुखतः जंतु कोशिकाओं में संपन्न होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इन कोशिकाओं में मध्य रेखा पर एक गोलाकार संकुचन प्रारंभ होता है और वो संकुचन धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करता है, बढ़ता जाता है और अंत में एक कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। तो कोशिका खांच विधि मुख्यतः जंतु कोशिका के लिए है। दूसरी विधि है कोशिका पट्ट विधि। कोशिका पट्ट विधि पादप कोशिकाओं के लिए है। पादप कोशिकाओं में कोशिका के केंद्र पर एक कोशिका पट्ट, जिसका निर्माण मुख्यतः गोल्जी काय और ईआर के द्वारा, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, के द्वारा होता है। तो कोशिका पट्ट का निर्माण कोशिका के केंद्र में प्रारंभ होता है और ये पट्ट धीरे धीरे दोनों दिशाओं में परिधि की ओर बढ़ता है और अंत में पूरी एक दीवार का निर्माण कर लेता है कोशिका पट्ट। और इस कोशिका पट्ट के दोनों ओर क्रम से पहले प्राथमिक भित्ति निर्मित होती है, उसके पश्चात द्वितीयक भित्ति निर्मित होती है
इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण पादप कोशिकाओं में संपन्न होता है। इस स्लाइड के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन की दोनों विधियों को बताया गया है कि किस प्रकार कोशिका खांच विधि के द्वारा एक जंतु कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसमें देखिए गोलाकार कोशिका बताई गई है जंतु कोशिका, उसके मध्य में एक धीरे धीरे संकुचन प्रारंभ होता है और वो संकुचन अंदर की ओर गहरा होता जाता है। गहरा होते होते अंत में इस एक कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में बांट देता है। जबकि जो दूसरा चित्र है वो है पादप कोशिका का। पादप कोशिका के अंदर दो विपरीत ध्रुवों पर दो केंद्रक पहुँच गए, उन केंद्रक के अंदर केंद्रिक भी उपस्थित है। इन दो पुत्री केंद्रकों के मध्य में एक कोशिका पट्ट या फ्लेग्मोप्लास्ट कोशिका पट्टिका विकसित होती है, जिसका निर्माण केंद्र पर प्रारंभ होता है। केंद्र पर प्रारंभ होने के बाद ये देखो कोशिका पट्ट है जो दोनों दिशाओं में बढ़ रहा है और दोनों दिशाओं में बढ़ता बढ़ता ये एक कंप्लीट दीवार या भित्ति का रूप ले लेता है। इस भित्ति के दोनों तरफ क्रम से पहले प्राथमिक भित्ति और बाद में द्वितीयक भित्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार अपना जो लेक्चर है कोशिका विभाजन, उसमें अपन ने समसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किया कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार कोशिका के अंदर संपन्न होता है। इसमें अपन को इन प्रक्रियाओं के साथ साथ जो दूसरी प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन की, वो अपन अगले चरण में अगले लेक्चर में समझेंगे। सभी को धन्यवाद।